नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। यूं ही एक कविता की कुछ पंक्तियां याद हो आईं जो लागू तो होती हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था लोकसभा में, आज जो हुआ लोकसभा में उस पर लागू नहीं होती, लेकिन याद हो आईं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जो माहौल है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए ये मौजू हैं, ये कविता मौजू है दुष्यंत कुमार की। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं। आज लोकसभा से 7 कांग्रेस सांसदों गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, राजमोहन उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेनी बेहनान, डीन कुरिकोस और गुरजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आपने इन सांसदों के नाम कभी नहीं सुने क्योंकि ये टेलीविज़न पर नहीं आते। कांग्रेस के इन सांसदों को पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है। आज हुए हंगामे और स्पीकर की तरफ उछाले गए कागज़ के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 सांसदों को सस्पेंड करने का फैसला किया। लोकसभा में आज कोरोना वायरस पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, बीजेपी के समर्थन उनको हासिल है, उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के 29 केसेस सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर इटली से आए हैं, इटली से आए मरीज शामिल हैं। आगे बेनीवाल साहब ने एक अपनी अक्ल का और समझ का और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर की और इनकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये लोग भी तो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं हैं। इशारा साफ था कि सोनिया गांधी इटालियन है। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा को लेकर भी हंगामा किया। सुनते हैं क्या कहना है सस्पेंडेड सांसद डीन कुरिकोस का। Around 50 people have already been died. There is nothing there. No government is there. Nobody is taking care. So we demanded a discussion there inside the Lok Sabha. We have to take care of these issues. Government should act properly, but they are not ready to hear our voice. They are suspending. So we are welcoming because we have to react it. We have to react against this fascist regime, fascist rule. बातचीत के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक कल्याणी शंकर। कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि 7 एमपीज़ के खिलाफ हनुमान बेनीवाल, उस जैसे एमपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, सिर्फ उन्होंने जो कहा उसे संसद की रिकॉर्डिंग से निकाल दिया, एक्सपंज कर दिया गया। बेनीवाल का बयान जो है कि सोनिया गांधी के यहाँ जांच करवाइए कि उनको कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, बेनीवाल के बयान के स्तर पर, लेवल पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बेनीवाल नहीं, बहुत सारे लोग भी पहले भी आजकल भी ये ऐसे बातें करते हैं। ये शर्मिंदा होने वाली बात है। तो इटालियन, सोनिया गांधी इटालियन हो, राहुल गांधी इटालियन का सन हो, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि ये सब ये पीड़ित हैं। तो इसलिए तो बहुत नीचे तरह की बात पार्लियामेंट में होते हैं। इनको बोलते हैं कि अनपार्लियामेंट्री, लेकिन स्पीकर ने ये अनपार्लियामेंट्री बोल के इसको निकाल दिया है। सो फार इसका पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ। तो ऐसा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने से, उसको एक्सपेंज करने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस प्रिविलेज कमेटी को इसको रेफ़र किया, तभी तो प्रिविलेज मोशन हो सकता है, प्रिविलेज नोटिस वो कमेटी जाएगी। तो ये अभी इसका हैंडल कांग्रेस का हाथ में है। वो प्रिविलेज के लिए वो प्रिविलेज कमेटी को नोटिस दे के ले सकते हैं। स्पीकर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना ही हो सकता है इनको बेनीवाल को लेके। तो जो इनके बयान का स्तर है, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नीचा, बहुत नीचा है, आप ये मानती हैं? यस, आप ये मानती हैं? बहरहाल नहीं, वही तो मैं बोल रही होती ना, इसका ये पार्लियामेंट्री, हाँ बिल्कुल मानती हूँ जी, अनपार्लियामेंट्री है और नीचा स्तर है। बहरहाल 7 सांसदों के सस्पेंड किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्या ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि केंद्र सरकार
दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए सांसदों को सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमें चाहे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन दिल्ली की हिंसा पर चर्चा तो कीजिए ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जिन सांसदों को एमपीज़ को सस्पेंड किया गया है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या कहना है, पहले भी वो सुनते हैं। तानाशाही की मिसाल खड़ा कर रहे हैं और नहीं चाहते दिल्ली दंगे के बारे में चर्चा हो। हम सब विरोध किए थे, मैं भी विरोध किया। मुझे क्यों निलंबित नहीं करते? तानाशाही चलता है, बेमतलब सातों को सारे इंटर सेशन के लिए निलंबित कर दिया। बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में थे क्या करते ना करते, रिवाइंड करके देखे ना एक बार। दुखी हूँ, इसके खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। विरोधी दल तो बराबर प्रोटेस्ट करते हैं, वो अधिकार उनको होना चाहिए। निलंबित करने से कोई समस्या का हल नहीं होता है, ये बातचीत करके इसको समाधान करना है। कल्याणी, आपने सुना कि विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी और टीएमसी के नेता सौगत राय वो भी क्या बोल रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि दिल्ली में हुई हिंसा के मुद्दे पर ना तो प्रधानमंत्री बोले हैं, ना ही गृह मंत्री बोले हैं। दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करना तो दूर की बात, 69 दिन के बाद एक 2.5 लाइन का ट्वीट कर दिया पीएम ने, और दोनों आज पार्लियामेंट में भी नहीं आए हैं। इससे पहले भी इंसान की बनाई आपदा, मैन मेड डिज़ास्टर्स हुए हैं, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, उस पर भी वो चुप रहे हैं। तो क्या ये नीति है, इज इट ए पॉलिसी, दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा, या दे हैव ए वेरी पोअर ओपिनियन ऑफ द पीपल, उनकी निगाहों में जनता भेड़ बकरी है जो जल्दी भूल जाती है। क्या ये पॉलिसी है कि दिस टू शैल पास? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये दिस टू शैल पास इज पार्टली देयर पॉलिसी, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे इवन गोधरा मोदी जी ने फेस किया, तो इसलिए उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो हो सकता है कि इन लोगों का चुप रहने से बेटर है, हैंडल करने के इसी तरीका है, ऐसा सोच के आया नहीं होगा। लेकिन इट इज़ गुड फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द अपोजिशन। जो भी विषय है, पर्टिकुलरली ये जो शाहीनाबाद और ये राइट्स को लेके तो डिस्कस करना, डिबेट करना, वो अपना अपना तार्किक न्याय रखना, ये पार्लियामेंट किस लिए है, इसी के लिए है। तो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव किस लिए हैं, इसी के लिए हैं। इस समय भी ये नहीं किया तो पार्लियामेंट में इनको भेजने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हम लोग जाके पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, इसलिए तो इनको हम रिप्रेजेंटेशन दे के उनको भेजा है। तो लोगों का आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए इनका दोनों साइड का बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, उनको ये लोग मिस कर रहे हैं। तो ज़रूर दोनों साइड इसको बैठ के बातचीत में थोड़ा सुलझाने के लिए भी सोचना चाहिए, और क्या क्या हुआ ये बाकी दुनिया को भी पार्लियामेंट में बोलने से मालूम होता है। इस वजह से दोनों साइड ये डिस्कशन तो बिल्कुल ज़रूरत है। डिस्कशन, डिबेट के थ्रू ही डेमोक्रेसी थ्राइव कर सकती है। इस वजह से दोनों भी इसको डिस्कशन करने के लिए, अपोजिशन ने गलती नहीं किया उसको डिस्कशन के मांगने के लिए कि उनका हक है, लेकिन जिस तरीके से वो किया वो थोड़ा देखना चाहिए कैसे क्या। स्पीकर के पास जाके वो पेपर छीनना, तो आज तक तो ऐसा नहीं, वॉकआउट कर सकते थे और दूसरा कुछ कर सकते थे। वो सब इनका अपोजिशन का वो वेपन है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कल्याणी, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक दफ़े पहले भी ऐसा हो चुका है जब ममता बनर्जी ने कागज़ फाड़कर स्पीकर पर फेंके थे। तब जहां तक मुझे याद है मध्य प्रदेश के सरताज सिंह हुआ करते थे एक, तो वो उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। पहला हो चुका है ऐसे ये, ममता बनर्जी ने किया था। लेकिन मुझे एक नारा याद आ रहा है पुराना, ना अपील ना दलील ना वकील। साथ ही में ये भी याद आ रहा है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहे। तो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना कहीं जवाबदेही है। मैं आगे बढ़ता हूँ। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने साल 2015 में संसद में हंगामा करने के इल्ज़ाम 25 कांग्रेस सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये सांसद ललित मोदी और व्यापम घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोग भूल भी जाते हैं कि ललित मोदी भी एक पूरा घोटाला अपने आप में, और व्यापम बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में।
साल 2017 में सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को सस्पेंड किया, जिसके खिलाफ विपक्षी दलों ने एक साथ प्रदर्शन किया। साल 2019 में 2 दिनों के अंदर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के 45 सांसदों को सस्पेंड किया था। ये सांसद AIADMK और TDP के थे। ये सांसद कावेरी नदी पर डैम, बांध बनाए जाने और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले साल नवंबर में ओम बिरला ने, जो मौजूदा स्पीकर हैं, कांग्रेस के 2 MPs को सस्पेंड किया था। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसी असहिष्णुता या इनटॉलरेंस या बर्दाश्त न कर पाने की कुव्वत सन 2014 से ही दिख रही है या पहले भी इसके उदाहरण रहे हैं? मैं ये नहीं मानती हूँ कि 2014 से ही शुरू हुआ। उसका पहले भी बहुत सारे MPs को तो जैसा सस्पेंड किया है, और वो ये कोई कभी 1 दिन के लिए, कभी 1 हफ्ते के लिए, कभी एक पूरा टर्म के लिए। तो पूरा टर्म तो थोड़ा कठिन पनिशमेंट है। तो इस वजह से मैं ये नहीं मानती कि स्पीकर का हक है कि वो जिसको चाहिए उसको पहले नेमिंग देम, फिर उसके बाद उनको निकाल देते हैं। तो इस वजह से वो मैं नया नहीं मानती हूँ। लेकिन इसके आगे वो क्या करेंगे वो देखना चाहिए। तो बाकी लोग भी अभी इसके आगे डिबेट में और कोई पूरे लोग आएंगे और 5-10 लोगों को निकाल देंगे, ये भी संभव है। ये स्पीकर का हक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कल्याणी शंकर, अपना वक्त देने के लिए। लब्बो लुबाब ये है कि जो हनुमान बेनीवाल ने कहा उसको सिर्फ एक्सपंज किया गया है, जबकि जो उन्होंने बयान दिया उसका स्तर बहुत ही नीचा था। और जो कांग्रेस वालों ने किया कि कागज़ फाड़ कर फेंक दिए, वो वॉकआउट भी कर सकते थे, कोई और तरीका भी कर सकते थे। जिससे सवाल ये उठता है कि जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इस लायक हैं कि वो सांसद बने, लेजिस्लेट कर पाएँ जिस काम के लिए उनको भेजा जाता है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओरछा में आपका स्वागत है। ओरछा भूमि है ऐतिहासिक कहानियों की, पर्वतों की, नदियों की और महलों की, एक नगरी जो आपको सम्मोहित कर सकती है। आइए हिस्सा बने 5 सदियों पुराने इस गौरवशाली इतिहास का, जहां भगवान राम को पूजा जाता है एक राजा के रूप में, जहां बुलंद छतरियां संरक्षक हैं उन राजाओं की स्मृतियों की जिन्होंने इस भूमि को संवारा। ओरछा, इतिहास, संस्कृति और साहसिक कहानियों का एक संसार। डिस्कवर ओरछा, रीडिस्कवर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। 1 अप्रैल से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने का काम शुरू होने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक NPR में सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम रजिस्टर किया जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम भी NPR में शामिल किया जाएगा। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर NPR की शुरुआत को भव्य बनाना चाहते हैं। बीजेपी का एक ऑब्सेशन है भव्य शब्द से और एक गैंग शब्द से, मतलब हर चीज़ भव्य होनी चाहिए, राम मंदिर भी भव्य होना चाहिए। तो NPR की शुरुआत को भी भव्य बनाना चाहते हैं। जैसे GST के ऐलान के लिए संसद भवन को भव्य बनाया गया था। भव्य से मुराद ये थी कि बिजली की लड़ियाँ लटका दो, जो शायद चीन की बनी हुई थी। अफसरों का कहना है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दूसरे कैबिनेट मेंबर्स को NPR की सूची में शामिल करने से जनता के बीच एक सकारात्मक पॉजिटिव संदेश जाएगा। सरकार NPR की शुरुआत को भव्य बनाना चाहती है, लेकिन कई राज्य NPR के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के विरोध में हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने NPR का विरोध किया है। NPR के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे वो राज्य सरकारें ही मुहैया करवाएंगी। ऐसे में बहुत सारे राज्य जब NPR के विरोध में हैं तो इससे NPR को अपडेट करने की प्रक्रिया में भी परेशानी आ सकती है। 190 इकोनॉमिस्ट्स और सोशल साइंटिस्ट्स ने
चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सेंसस 2021 से एनपीआर को पूरी तरह अलग रखा जाए। यानी सेंसस जो जनगणना बोलते हैं, जिसे मर्दमशुमारी भी बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया को अलग और नेशनल पीपल्स रजिस्टर इसको अलग रखा जाए। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे साथ हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल। बहुत शुक्रिया गुरदीप अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राज्यों का सहयोग एनपीआर में एक ज़रूरी हिस्सा होता है। जो राज्य एनपीआर के विरोध में हैं वो इस प्रक्रिया को कैसे रोक सकते हैं? उनके पास विकल्प क्या क्या हैं, कानूनी और दूसरे? पहले तो जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार की खासियत है कि हर फैसले को गा बजा के भव्य करते हैं। रात को 12 बजे मुझे याद है जीएसटी की घोषणा हुई थी, आज तक लोग दुखी हैं। नोटबंदी की घोषणा हुई थी, कैशलेस करेंगे, 4 साल में 30% कैश देश में बढ़ गया। तो भव्य कह देने से चीज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। एनपीआर में 13 राज्यों ने अपना विरोध दर्ज किया है। केंद्र सरकार उन 13 राज्यों की बात तो कर नहीं रही है। हाँ, भव्य तरीके से शुरू कर देंगे, लेकिन ये देखिए कि ये शुरुआत के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एनपीआर शुरू नहीं हो रहा है, 1 अप्रैल से सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। राज्य ये लगातार कह रहे हैं कि सेंसस राष्ट्रीय महत्व का है, सेंसस के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सेंसस के दम पर नई नीतियां बनती हैं और 2030 का डिलिमिटेशन जो एमपी एमएलए की जो क्षेत्र हैं उनको नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा, परिसीमन होगा, जिसमें दक्षिण भारत में, जिसको लेकर दक्षिण भारत में चिंता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अगर पॉपुलेशन के आधार पर सीट बनेगी तो सीटें और कम उनकी हो जाएंगी। तो सेंसस की बहुत महत्व है और सारे राज्य सरकारें कह रही हैं कि सेंसस को आप बचाइए। लेकिन जब आप एनपीआर के साथ सेंसस जोड़ देंगे और एनपीआर पे तैयारी नहीं है तो आप सेंसस को भी केंद्र सरकार खतरे में डाल रही है और ये उसकी जिम्मेदारी है। और मजे की बात है जी कि कानूनन ये पॉसिबल नहीं है। सेंसस को और एनपीआर को कानूनन आप साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनपीआर में हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करके एक डेटाबेस में रखनी है और सेंसस में ये शपथ लेनी पड़ती है जो सेंसस इकट्ठा करते हैं कि हम जो डेटा ले रहे हैं उसकी गोपनीयता पूरी जिंदगी बचा कर रखेंगे। तो राज्यों के पास विकल्प क्या है? राज्यों के पास अभी विकल्प ये है, जो हमको जानकारी है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखने जा रहे हैं कि हम सेंसस कराना चाहते हैं, सेंसस का राष्ट्रीय महत्व है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए माहौल ठीक हो, और आइए हम सबको बुलाइए और तय कीजिए कि एनपीआर को अलग करिए और अभी सेंसस के काम को कीजिए और एनपीआर पे हमारी जो शंकाएं हैं उनको दूर कीजिए। काफ़ी मुख्यमंत्री इस बात पे विचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से बात करने जा रहे हैं। कानूनी रास्ता भी खुला है क्या? कानूनी रास्ता नहीं है, क्योंकि सेंसस कराना और एनपीआर ये दोनों केंद्र सरकार के दायरे में आता है। केंद्र सरकार इसमें नियम तय करती है, केंद्र सरकार राज्यों से कहती है कि आप कीजिए। राज्य सरकारें कोर्ट में कुछ जा रही हैं, कुछ गई हैं, केरल की सरकार गई है, लेकिन अभी इस पर डेट नहीं लगी है। और अगर 1 तारीख तक अगर फैसले कोर्ट के थ्रू नहीं आते हैं तो राज्य सरकारों पे बहुत रास्ता बचता नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन बिहार सरकार ने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। यानी ये पहला मौका है जब बीजेपी भी शामिल है सरकार के इस फैसले में, यानी इसे आधिकारिक माना जाएगा। पहला आधिकारिक बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल फैसला है कि वो उसके खिलाफ है बिहार में। अब मजबूरी में किया है, क्यों किया है, ये दूसरी बात है। बिहार सरकार ने मौजूदा एनपीआर को हमने तो खैर ये भी सुना है कि जो सुशील मोदी हैं बिहार के नेता बीजेपी के, उनको लूप में ही नहीं रखा गया। तेजस्वी यादव को बताया गया, सुशील मोदी को नहीं बताया गया। बहरहाल बिहार सरकार ने मौजूदा एनपीआर को नकारते हुए कहा है कि बिहार में एनपीआर 2010 के फॉर्मेट के आधार पर ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में एनआरसी लागू करने का कोई मतलब नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। बीजेपी के शासन वाली महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, सेलू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एनपीआर, एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि वो चाहती है कि एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है 2010 की तरह ही किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव भी लाने जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि एनपीआर के मौजूदा फॉर्मेट के कुछ सवालों से माइनॉरिटीज़ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये बार बार 2010 के एनपीआर का जिक्र आ रहा है, बार बार आ रहा है। सन 2020 का जो एनपीआर है आने वाली जनगणना के लिए किस तरह से जन विरोधी है?
जनगणना से एनपीआर का कोई संबंध नहीं है जी। जनगणना एक गोपनीय एक्सरसाइज है जिसमें जवाब देने वाले का नाम गोपनीय रखना होता है, और एनपीआर हर व्यक्ति की जानकारी को उजागर करके स्टोर करने का काम है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। 2010 में जब एनपीआर हुआ था तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि तब ना तो एनआरसी की बात सरकार ने की थी, बात 2003 में कानून में आ गई थी, रूल्स में, कानून में नहीं, नियमों में, लेकिन उस समय की सरकार ने एनआरसी का कोई विचार व्यक्त नहीं किया था, ना ही सीएए पास किया था। सीएए पास होने के बाद, एनआरसी की क्रोनोलॉजी समझाए जाने के बाद लोगों में ये डर है कि एनपीआर के मार्फत उनकी नागरिकता जा सकती है। इसलिए राज्य सरकारें, 13 सरकारें ये कह रही हैं कि आप 2010 वाला फॉर्म यूज़ कीजिए, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, उसका जो उद्देश्य है एनपीआर का वो भी 2010 का होना चाहिए। 2010 में डाउटफुल सिटीज़न का जो प्रावधान है कि आपकी नागरिकता शक के दायरे में है कि नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। राज्य सरकारें ये कह रही हैं आज की तारीख में कि अभी आपने ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया ना कि डाउटफुल कौन होगा जी। अभी आपने ये भी नहीं बताया कि अगर आप किसी को डाउटफुल मार्क कर देंगे तो कौन से कागज़ दिखाकर अपनी नागरिकता को सुरक्षित करना होगा। लेकिन तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार के लेवल के ऑफिसर, ये अधिकार आपने दे दिया कि वो किसी को भी डाउटफुल मार्क कर दें। किस नियम के किस क्राइटेरिया पे करेंगे, क्राइटेरिया बताया नहीं, तो एक काफ़ी आर्बिट्ररी, मन मर्जी की एक एक्सरसाइज पूरे देश में हो जाएगी। और राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि भाई आप क्राइटेरिया बताओगे नहीं और हमारे ऑफिसर शक के दायरे में नागरिकता रखने लगेंगे, तो इससे जो टर्मोइल, जो उथल पुथल समाज में हमारे स्टेट में होगी, उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि देश में शांति बनी रहे, और इसीलिए वो 2010 के एनपीआर की बात कर रहे हैं। 3 बातें, एक, एनपीआर को सेंसस से अलग कीजिए, 2 अलग अलग कार्रवाई है, एनपीआर का 2010 का फॉर्मेट इस्तेमाल कीजिए, और डाउटफुल सिटीज़न को आप हटा दीजिए जो रूल, सिटीजनशिप रूल के 4(3) में आता है, और ये भी कहिए कि इस एनपीआर से एनआरसी नहीं बनाया जाएगा। जी, बहरहाल ये काफ़ी उलझा हुआ मुद्दा है, बार बार समझाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। हम एक बार फिर मुख्तसर तौर पर मोटी मोटी बातें आपको बता दें, जो अभी गुरदीप ने भी बताई, कि एक बार फिर बता दें कि 2010 में जो एनपीआर हुआ था उसमें लोगों से 15 जानकारियाँ मांगी गई थी। इस बार के एनपीआर में 6 और जानकारियाँ मांगी गई हैं, जिसमें माँ बाप के जन्म की तारीख और जगह, उसका ये बताना पड़ेगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी शामिल हैं। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि एनपीआर 2020 का मैनुअल कहता है कि एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है 1 अप्रैल से, एनपीआर में जन्म की तारीख सबसे ज़रूरी जानकारियों में से एक है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से के पास जीने की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, वो अपने जन्म की तारीख कैसे बता पाएंगे। वैसे भी हमने सुना अपनी बुज़ुर्ग औरतों को कहते हुए कि तेरे पापा या तेरे पिताजी तब पैदा हुए थे, सावन का महीना था, या दिवाली के नज़दीक पैदा हुए थे। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे बता पाएंगे लोग? जिस देश में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती, उस देश में लोग अपने माता पिता के जन्म की तारीख और जगह कैसे बता पाएंगे, साबित कर पाएंगे। रिपोर्ट ये भी सवाल उठाती है कि जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने माँ बाप से जुड़ी जानकारी कहाँ से लाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है, एक तरह से आपको दोबारा मैं चाहता हूँ कि लोगों को बताएं कि पहले सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देशों से मुसलमानों को छोड़कर बाद एनपीआर, नेशनल पीपल्स रजिस्टर, जिसमें ये एडिशनल जानकारियाँ मांगी गई हैं जो पहले नहीं मांगी गई थी। उसके बाद एनआरसी, नेशनल ये जो रजिस्टर है जो आसाम में, जिसको लेकर 19 लाख लोग ऐसे हैं जो सिटीजन्स नहीं हैं। ये क्रोनोलॉजी अमित शाह ने हमें समझाई थी कि पहले सीएए, उसके बाद एनपीआर, फिर एनआरसी। ये तीनों कदम तो कानून के मुताबिक हैं, गैर कानूनी नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ये जो तीनों कदम हैं, सीएए वो संसद ने पास किया है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कार्रवाई अभी आगे बढ़ी नहीं है। एनपीआर पे सरकार ये कह चुकी है कि कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, मर्ज़ी है दीजिए, मर्ज़ी है नहीं दीजिए। एनआरसी पे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अभी हम एनआरसी नहीं बनाने जा रहे हैं। तो सरकार की पोजीशन साफ है कि एनआरसी अभी नहीं,
एनपीआर में कागज़ मत दीजिए, सीएए बाहरी लोगों के लिए है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो कन्फ्यूज़न सरकार ने फैलाया, एक जब अमित शाह ने ये बोला, गृह मंत्री अमित शाह ये बोल गए कि ये तीनों लिंक्ड हैं, ये जनता ने नहीं बोला था, ये बार बार भाषणों में उन्होंने बोला था कि ये क्रोनोलॉजी है, और वो उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि हम इस क्रोनोलॉजी को नहीं मान रहे। दूसरी बात, सरकार जो है वो स्पष्ट कुछ सवाल का जवाब नहीं दे रही है। पहला सवाल कि जो गैर मुस्लिम लोग एनआरसी जब भी होगा जी उससे अपनी नागरिकता खो लेंगे तो क्या उनको सीएए का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। सरकार ये कह देना कि सीएए का जो लाभ है वो असम में या बाकी देश में जो लोग गैर मुस्लिम है नागरिकता खो देंगे, उसका लाभ सीएए का उनको नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम सब बराबर एनआरसी के मामले में माने जाएंगे। सरकार ये नहीं कह रही है, नहीं कह रही है। वो गैर मुस्लिम को नागरिक बना रही है, मुस्लिम को नहीं बना रही है। तो जी दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अभी तक यही बोला है कि अभी एनआरसी नहीं आएगा। जी सरकार ये नहीं कह रही कि कभी एनआरसी नहीं आएगा। तो सरकार ये तय करे, लोगों को बताए कि एनआरसी नहीं आएगा या आएगा तो कब आएगा। तो सरकार ये बात अभी भी नहीं बता रही है जी। और तीसरी बात, एनपीआर को लेकर सरकार ये नहीं कह रही है कि एनपीआर का इस्तेमाल एनआरसी बनाने में नहीं होगा, क्योंकि एनआरसी का अलग सर्वे नहीं होगा जी। एनआरसी का सर्वे एनपीआर ही है। नियम ये कहते हैं एक बार आपने एनपीआर बना लिया तो उसके बाद फिर सरकारी अधिकारियों का काम है वो जिसको चाहे डाउटफुल बना दें, और जिसको डाउटफुल बनाएंगे उसकी लिस्ट तहसीलदार के ऑफिस में लगेगी, और फिर कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति के बारे में शक जाहिर करके उसकी नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। जी सरकार ये सवाल का जवाब नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये जो तीनों बातें हैं जो अलग अलग दिखती हैं उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन जो इनका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है, जो इनका मिला जुला असर है, वो यही है कि एक ख़ास संप्रदाय विशेष के लोगों को, ख़ास बिरादरी के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज भी किया जाए, स्टेटलेस भी हो जाएं वो डिटेंशन सेंटर, इसीलिए बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुरदीप अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हिंसा में 53 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। 23 फरवरी को दिल्ली में हिंसा की शुरुआत हुई थी जो 3 दिन तक चली। हिंसा के करीब 1 हफ्ते बाद बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है जो हिंसा से पीड़ित लोगों के बीच राहत का सामान बांटेगी। बीजेपी के दिल के दर्द को ये जो अब छलक कर सामने आया है उसमें देरी की वजह हम नहीं जानते हैं। ये कमेटी हिंसा से प्रभावित लोगों को 5,000 रुपये की सीमा तक राहत सामग्री देगी, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, नमक, मसाले, तेल और बाकी पैसों की शक्ल में देगी। ये राशन 800 रुपये का होगा और बाकी पैसे पीड़ितों को नकद में दिए जाएंगे। मनोज तिवारी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनके मुताबिक कमेटी की कोशिश रहेगी कि वो हर दिन 200 घर तक मदद पहुंचाएं। 200 घर तक। ये वही मनोज तिवारी हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़े हुए आम आदमी से, जो अपने ही पैसों के लिए खड़े थे, लाठियां खा रहे थे, उन्हें देश प्रेम की सबक सिखाया था और देश प्रेम के लिए एक एक लड्डू भी बांटा था और गाना भी गाया था। उन दिनों सियाचिन के सैनिकों का हवाला भी दिया गया था कि जो सीमा पर खड़े हो सकते हैं, आप बैंक की लाइन में क्यों नहीं खड़े हो सकते। लेकिन ये स्टंट मनोज तिवारी का चला नहीं। मौजूदा कदम को, ये जो 5,000 रुपये वाली रसद और बाकी कैश है, मौजूदा कदम को गैरतमंद लोग एक और स्टंट मानेंगे या अपनी मजबूरी की वजह से इसे खैरात मानते हुए मंजूर कर लेंगे, मजबूरी में। खैर जो भी हो, हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि मनोज तिवारी इस पर कोई अश्लील भोजपुरी गीत ना बना दे। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।